गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता ऋषा भट्टाचार्य आज की कक्षा 11 के वर्चुअल क्लास में सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है केशिका मतलब कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी का एक्शन आपने काफ़ी बार अपने नॉर्मल जो लाइफ है उसमें देखा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका टॉवल जो है वो बकेट में रखे पानी मतलब बाल्टी में अगर पानी रखा है और आपका जो तौलिया है वो उसको छू जाता है तो आप देखते हो कि छुआ तो उसका एक कोना था, लेकिन जो आपका तौलिया है वो ऊपर तक काफ़ी ऊपर तक भीग गया है। फिर जब आप लोग दिया जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि दिया में जब आप बत्ती लगाते हैं तो धीरे धीरे बत्ती जो है पूरे तेल को अपने नोक तक सोख लेती है। अगर आप इंक का पेन इस्तेमाल कर रहे हो तो इंक पेन में भी आपको दिखाई देता है कि जैसे ही आप उसमें से इंक जो है मतलब ऐसी जगह पर छिड़कते हो, मान लीजिए जैसे वो कागज़ थोड़ा पुराना किस्म का है तो आपको देखिए कि वो छोटा सा जो ड्रॉप है बड़ा सा ड्रॉप धीरे धीरे फैलकर बन जाता है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं, ये जो सारा एक्शन है, ये किसकी वजह से होता है? ये कोशिकात्व की वजह से मतलब कैपिलैरिटी की वजह से होता है। तो कैपिलैरिटी जो है ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना है कि किसी जगह पर जैसे है कोई मूर्ति है जो है उसके आप देख रहे हो कि आपने उसमें पानी या दूध लगाया तो मूर्ति जो है वो पानी या दूध को सोख ले रही है या पी ले रही है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वहाँ पर भी कैपिलैरिटी का एक्शन हो सकता है। तो कैपिलैरिटी का मतलब यही है कि हमारा जो भी जो मतलब आप लिक्विड के साथ टच में अगर आपने रखा है किसी चीज़ को, मतलब जैसे टॉवल का मैंने उदाहरण दिया आपको या कोई कपड़ा, तो आप एक कोने को उसको टच कराते हो लेकिन धीरे धीरे जो है वो पूरे में काफ़ी अच्छी हाइट तक जो है उसमें जो है वो पानी या द्रव उसमें जो है सोख लेता है। तो ये सोख लेने वाली जो क्षमता है इसमें कहीं कहीं पर, नॉट एवरीवेयर पर कहीं कहीं पर कैपिलैरिटी एक्शन होता है। तो कोशिकात्व क्या है? कांच की दोनों सिरों पर खुली केश नली को एक ऐसे द्रव में खड़ा किया जाए जो कांच से चिपकता है तो वह द्रव केश नली के ऊपर चढ़ जाएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैपिलरी क्या होती है। मतलब ये जो मैं कह रही हूँ ना, कांच की दोनों सिरे पर खुली केश नली, एक्चुअली कैपिलरी जो है वो कांच की बनी हुई बहुत ही बारीक एक ट्यूब जैसी होती है जिसके दोनों सिरे खुले होते हैं। आप नाम देखिए, नाम क्या दिया हुआ है? केश नली। मतलब वो नली जो अंदर से मतलब इतनी पतली है जो हमारे केश जैसे, हमारे एक एक बाल में जितनी मोटाई है उतनी मोटाई उसकी होती है अंदर की, ठीक है। कांच की बनी होती है, अंदर में स्पेस इतना है। आपने कैपिलरी कहाँ पर देखी होगी? जब आप कभी ब्लड टेस्ट कराने जाते हो और कुछ जगह पर आपके नस से मतलब आपके वेन से ब्लड न, आर्टरी से, सॉरी वेन से तो नहीं लिया जाता, आर्टरी से ब्लड न लेकर अभी तो आपके जो यह उंगली है इसके यहाँ पर छेद किया जाता है। छेद करके आपने देखा होगा कि उसको हम जो है एक छोटे से पतले से कांच के पाइप में को टच करा, जब हम टच कराते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे हम ब्लड की यहाँ पर जो है बूंद है, ब्लड निकल आया है और हम जैसे उस पर टच कराएंगे तो वो एकदम से जो है चढ़ जाता है उस पतले से कांच की ट्यूब में। तो उसको आप केश नली कहते हैं। मतलब ऐसी नली जो केश जितनी बारीक हो। तो इसमें हमें दो चीज़ पॉइंट पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर हम कैपिलैरिटी को एक्सप्लेन ही करेंगे। कि कांच के दोनों सिरों पर खुली केश नली को एक ऐसे द्रव में खड़ा किया जाए जो कांच से चिपकता है तो वह द्रव केश नली के ऊपर चढ़ जाता है। जैसे चिपकने वाले में हमने बताया था कोहेसिव और एडिसिव फोर्स, मतलब असंचक बल और ससंचक बल, तो उसी के आधार पर ये कार्य करता है। अगर आपको इन दोनों फोर्सेस के विषय में ज्ञात नहीं है तो आप पिछले वीडियोज़ अपने देख सकते हैं। फिर है आपका केश नली को ऐसे द्रव में सीधा खड़ा किया जाए तो
केशनली की दीवारों से नहीं चिपकता तो वह केशनली में नीचे की तरफ उतरता है, मतलब उसका लेवल डाउन होता है। जैसे मरकरी, जैसे मैंने आपको बताया था पारा जैसे अगर कोई भी आप द्रव को लोगे उसमें अगर आप केशनली खड़ा करोगे तो पारा जो है वो केशनली की दीवारों से नहीं चिपकता है। तो जब वो नहीं चिपकेगा तो फिर क्या है, लेवल इसमें जो है मरकरी का डाउन हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम इंग्लिश में एक बार स्टडी कर लेते हैं। व्हेन अ नैरो ओपन एंडेड ग्लास ट्यूब, जिसे हम कैपिलरी कहते हैं, इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड एंड द लिक्विड इज सच एज इट वेट द वॉल्स ऑफ द ग्लास, मतलब गीला कर रहा है, चिपक रहा है उससे जाकर, द लिक्विड विल राइज इन द कैपिलरी, कैपिलरी में लिक्विड का लेवल बढ़ जाएगा। व्हेन कैपिलरी इज प्लेस्ड अपराइट, सीधा रखेंगे, इन सच अ liquid which does not wet the walls of the capillary, the liquid will fall, तो लिक्विड का लेवल जो है वो गिर जाएगा। एक चीज़ और होती है कि केशनली में द्रव का जो ये उठना और नीचे उतरना, ये जो फिनोमिना है इसे हम क्या कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं। फाइन, सो द एक्शन ऑफ राइजिंग और फॉलिंग ऑफ एनी लिक्विड इन अ कैपिलरी, इट इज़ कॉल्ड एज कैपिलैरिटी। इसको हम कैपिलैरिटी या कोशिकत्व कहते हैं। तो हमें इसका मान निकालना है, तो आइए देखते हैं। देखिए, केशनली का कारण, कि केशकत्व का कारण क्या है, केशकत्व क्यों होता है। यदि केशनली को जल में खड़ा किया जाए तो केशनली में जल का अवतल पृष्ठ बनता है। ये आप जानते हो, क्योंकि पानी जो है उसमें आसंजक बल ज़्यादा है, ससंजक बल कम है। ठीक है, एडिसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्सेस कम है। तो ये किस तरीके का मेनिस्कस बनाएगी, ये इस तरीके का कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगी। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, प्रेशर, यहाँ कॉन्केव बनने से प्रेशर में कमी आ गई। ठीक है, तो हम इसी लाइन को जो हमने यहाँ पर कारण लिखा है उसको हम एक साथ दोनों भाषाओं में सीखते चलेंगे। इंग्लिश में कहें मैं, रीजन ऑफ कैपिलैरिटी अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो इफ़ अ कैपिलरी इज मेड टू स्टैंड इन वाटर एंड इट फॉर्म्स अ कॉन्केव मेनिस्कस, एक कॉन्केव मेनिस्कस वो यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, इट्स लाइक अ केव, तो इट्स कॉन्केव। ठीक है, कॉन्केव मेनिस्कस यहाँ पर बना रहा है, फिगर ए में आप देख सकते हैं। अब द्रव के अवतल पृष्ठ के ठीक नीचे द्रव में दाब नली के बाहर उसकी क्षैतिज तल में स्थित बिंदुओं पर दाब, जो वायु दाब P के बराबर है, तुलना में 2T/R कम होता है, जहाँ पर T द्रव का तल तनाव तथा R वक्रीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। अर्थात अवतल पृष्ठ के नीचे का दाब PA-2T/R होगा। ऐसा क्यों, हमने ये पढ़ा था। देखिए, एक ये क्या, ये अगर मैं इसको पूरा बनाऊं ऐसे, तो ये हवा के बुलबुले वाले ही कंडीशन में आ रहा है, मतलब एक सरफेस पानी से टच है और दूसरा सरफेस हवा में टच है। तो उस कंडीशन में हमने एक्सप्रेस प्रेशर कितना निकाला था, एक्सेस प्रेशर जो था वो 2T/R होता है ऐसे कंडीशन में। अब डेफिनेटली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेशर P है जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब आपका जो वायुमंडलीय दाब है वो यहाँ P है, यहाँ भी P है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर वो कम है। कितना कम है, P से 2T/R कम है। तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, इसको इस लैंग्वेज में भी देख लेते हैं। अ पॉइंट बिलो द कॉन्केव मेनिस्कस हैज़ लो प्रेशर ऑफ 2T/R, कितने से होगा, 2T/R से उसका प्रेशर कम होगा, एज कंपेयर्ड टू द पॉइंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो द प्रेशर एट पॉइंट P बिलो द कॉन्केव मेनिस्कस इज PA-2T/R। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब है, यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब है, लेकिन यहाँ पर जो P है, यहाँ पर P से कितना कम है, जो वायुमंडलीय दाब है इसको मैं A से भी डिनोट कर सकती हूँ, इससे -2T/R। अब इसकी वजह से क्या है कि प्रेशर कम तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक लेवल में प्रेशर एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, एक स्तर पे ऊपर चेंज हो सकता है, लेकिन इसी अगर क्षैतिज स्तर की बात करूँ, इसी हॉरिजॉन्टल लेवल की बात करूँ, तो यहाँ पर जो है एक जैसा प्रेशर होना चाहिए। इसको प्रेशर को बराबर करने के लिए ये मेनिस्कस ऊपर राइज कर जाएगा। ठीक है, तो चूँकि द्रव के एक ही क्षैतिज तल में दाब समान होना चाहिए, ठीक
ठीक है, मैंने वही बात आपसे कही। अतः केश नली में द्रव का तल तब तक ऊपर उठता है जब तक कि केशी नली में h ऊंचाई तक द्रव स्तंभ का दाब 2T/r के बराबर ना हो जाए। मतलब इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर, इस क्षैतिज लेवल पर जो है आपका दाब एक जैसा होना चाहिए। जब ये एक जैसा नहीं है तो इट विल राइज, ये यहाँ से चढ़ेगा। कितना चढ़ेगा? उतनी हाइट तक चढ़ेगा ताकि उस हाइट पर दाब इतना हो जाए कि ये 2T/r को बैलेंस कर सके, इसकी कमी को पूरा कर सके और फिर से मुझे PA या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? As the pressure should be equal in the same horizontal plane, so the liquid rises in the meniscus to a height h till it is equal to 2T/r। तो ये कितना चढ़ता है? यहाँ से h हाइट चढ़ता है। h हाइट तक चढ़ेगा तो क्या होगा? ये जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? ये जो हाइट लिया है वो 2T/r के बराबर। तब आपके सारे इस पॉइंट पर इसमें प्रेशर एकदम समान हो जाएगा। ठीक है, अब हमको दाब का फॉर्मूला पता है। दाब, द प्रेशर इन अ लिक्विड कॉलम, इसका सूत्र आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। कितना होता है? ρGH। ρGH में रो क्या है? देखिए, रो है द्रव का घनत्व, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जी क्या है? गुरुत्व जनित त्वरण, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। आर एच क्या है? जिस हाइट तक वो ऊपर चढ़ा है। तो ऊंचाई के द्रव स्तंभ का दाब जो आपका लिक्विड कॉलम ऊपर चढ़ गया है उस पर प्रेशर दाब कितना है? ρGH। ठीक है, h ρG का ये एक ही चीज़। ठीक है, और हमें पता है कि दाब आधिक्य कितना है, जो एक्सेस प्रेशर है वो कितना था? 2T/r। ठीक है, तो समीकरण इन दोनों से अगर मैं ले लूँ तो 2T/r बराबर किसके होगा? जो एक्सेस प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? वो होगा ρGH के। वो किसके बराबर होगा? ρGH के। ठीक है, अब आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपको दो तरह के R मिलेंगे, उन्हीं R के विषय में हमें जानना है। ठीक है, उन्हीं R के विषय में हमें जानना है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बताऊंगी। डायग्राम को आप ध्यान से समझिए, देखिए, बहुत ध्यान से इस डायग्राम को देखिए बच्चों। ये एक केश नली है। ठीक है, थोड़ा बड़ा डायग्राम मैंने बनाया है। अब इस नली का रेडियस कितना है? इस नली की त्रिज्या कितनी है? ये स्मॉल r। सबको दिख रहा है? ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये कितना है? थीटा। ठीक है, ये आपने स्पर्श कोण, एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसको पढ़ा था अच्छे से, हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो ये क्या है आपका? थीटा। अब ये r क्या है? देखिए, ये जो आपका अवतल जो मिनिस्कस बन रहा है, जो ये आपका अवतल सतह इस तरह से बन रहा है, ठीक है, जो हमारा कॉन्केव मिनिस्कस बन रहा है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, बढ़ाऊं, तो देखिए ये गोला है। ठीक है, तो ये जो गोला है, इस गोले का ये त्रिज्या है। तो आप कैपिटल R और स्मॉल r में अंतर स्पष्ट कर पा रहे हैं? स्मॉल r क्या है? जो आपकी कैपिलरी है, जो आपकी कोशिकत्व है, कोशिका है, उसका जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो आपको मैंने स्मॉल r से डिनोट किया। और ये जो मिनिस्कस बन रहा है, मतलब ये जो कॉन्केव सतह बन रही है, ये अगर मैं पूर्ण करूँ तो एक सर्कल का पार्ट बनता है। उस सर्कल का जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगा, वो कैपिटल R होगा। अब अगर मैं इसको देखूँ तो ये कैसा है? देखिए, इस तरह से ये बन रहा है। तो कॉस थीटा का अगर मैं मान निकालना चाहूँ तो कॉस थीटा क्या होता है? मैं क्यों कॉस थीटा निकाल रही हूँ मैं भी एक्सप्लेन करूँगी। कॉस थीटा आपका होता है, क्या सूत्र होता है बच्चों? आधार बटे बताइए, सोचिए, सबको याद है ना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे
लंब होता है और क्या होता है आपका, चलिए ये आप लोग फिल करिएगा, ठीक है। ये आप लोगों को आता है, मैंने इसमें इंग्लिश में दे दिया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेस क्या है आपका, ये, क्यों, क्योंकि अगर ये एंगल है तो ये एंगल भी आपका कितना होगा, आपका ये बेस होगा, जो आपका ये एंगल होगा ये कितना होगा, थीटा, ये 90 का कोण है आपका, और ये जो है आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा, देखो बच्चों, r अपॉन थीटा इज़ आधार बटे, याद कीजिए, मुझे बता नहीं रहे हैं आप लोग। तो क्या होता है, ये होता है कर्ण, ठीक है। तो उसी आधार पे मैंने निकाला ये कॉस थीटा। यहाँ से मैं कैपिटल R का मान निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर हम निकाल रहे थे वहाँ पर कैपिटल R यूज़ हो रहा था, क्यों, क्योंकि इस मिनिस्कस की वजह से है ना, इसका ही तो हम रेडियस लेंगे, इसी का तो गोले का रेडियस लेंगे, जबकि किसके बराबर था ये, रो जी एच के बराबर। अब आप देख सकते हैं R कितना आ रहा है, R मेरा R अपॉन कॉस थीटा आ रहा है, ठीक है। मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ और कॉस थीटा को मैं नीचे ला रही हूँ, तो कॉस थीटा स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा कैपिटल R के बराबर है। अब मेरे पास दो समीकरण हो गए, एक समीकरण 3, दूसरा समीकरण ये मेरा 4। इसके मैं यहाँ से मान निकालूंगी, 2t अपॉन कैपिटल R की जगह मैं r अपॉन कॉस थीटा को लिखूंगी, ये किसके बराबर होगा, रो जी एच के बराबर, ठीक है। अब 2t का मान मुझे निकालना है, तो देखिए मैं कैसे निकाल सकती हूँ, यहाँ से 2t इक्वल टू एच रो जी, और इसको मैं ले जा रही हूँ, ये r अपॉन कॉस थीटा होगा। अब इसको 2t बराबर, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रही हूँ, आर एच रो जी बटे कॉस थीटा, ठीक। तो t कितना हो गया मेरा, आर एच रो जी, और इस 2 को मैं नीचे लेके चली आऊँ, 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से जो है मुझे अब h का मान निकालना है, मैं h को यहीं पर छोड़ूंगी और सारी चीज़ें इस तरफ ले जाऊँगी, तो t 2 कॉस थीटा ये सब ऊपर चला गया, और h को छोड़कर r रो जी ये आपका नीचे आ गया। तो मुझे यहाँ से हाइट मिल गया कि जो लिक्विड है, जो भी द्रव्य है, वो कितनी ऊंचाई तक चलेगा, वो कितनी ऊंचाई तक चलेगा। देखिए वो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा आपके पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन पर, त्रिज्या उस कैपिलरी की मतलब कोशिका की त्रिज्या कितनी है, रेडियस कितना है, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मतलब आपके घनत्व, जो भी आप लिक्विड ले रहे हो उसे घनत्व पे निर्भर करेगा, और जी मतलब ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय आपका त्वरण, उस पर निर्भर करेगा, और स्पर्श रेखा की कोज्या मतलब जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका कॉस फैक्टर में हम यूज़ करेंगे। तो ये मेरा कैपिलैरिटी कंप्लीट हो रहा है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे, लेकिन अभी एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। वो होमवर्क क्या है, वो है केशिकात्व के कुछ व्यवहारिक उदाहरण मतलब सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलरिटी। मैंने अपने चैप्टर को शुरू करने से पहले ही मतलब शुरू में ही आपको कैपिलैरिटी मतलब कोशिकत्व पर आधारित काफ़ी सारे उदाहरण दिए थे, ठीक है। उन्हीं में से अगर आप अच्छे से जो है वीडियो को देखोगे तो आप उन्हीं में से हर बच्चा अलग अलग मतलब डेफिनेटली आप लोग अपने हिसाब से लिखोगे, क्योंकि आप लोग अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हो, तो आप लोग जो है अपने हिसाब से 3-3 उदाहरण हर बच्चा लिखेगा, ठीक है। और आप अपना काम लगातार करते रहिए, किसी भी दिन कॉपी मंगवाई जा सकती, इसलिए अपनी कक्षा कार्य को पूर्ण करते रहें, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।